हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का शेष भाग। पिछला भाग हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि लॉक ने मानव स्वभाव को हॉब्स के विपरीत बुद्धिमान, विचारशील, नैतिक, सहयोगी, प्रेम और दया की प्रतिमूर्ति तथा शांति प्रेमी बताया। प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि लॉक ने बताया कि जिस तरह का मानव स्वभाव था वैसे ही प्राकृतिक अवस्था उसी का प्रतिफल की मौजूद थी, मतलब राज्य से पूर्व की अवस्था कि तब शांति थी, सद्भावना थी, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था का नाम लॉक ने उस प्राकृतिक अवस्था को दिया। और इस समय व्यक्ति लॉक के अनुसार विवेक पर आधारित प्राकृतिक नियमों को मान करके चलता था और इस तरह से प्राकृतिक अवस्था चल रही थी। इसमें बहुत परेशानी नहीं थी, पर कुछ असुविधाएं या कुछ परेशानियां ज़रूर इस समय मौजूद थी, जिसकी वजह से प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करना पड़ा। वो हम देख चुके हैं पहले कि इस समय प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी और लॉक ने बताया कि उनको क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी और इन नियमों को तोड़ने पर कोई दंड देने वाली संस्था नहीं थी। तो ये हम पिछले वीडियो में अब तक देख चुके हैं कि इन 3 असुविधाओं की वजह से प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने की ज़रूरत महसूस हुई और एक राज्य जैसी संस्था बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फिर इस प्राकृतिक अवस्था के बाद लोगों ने महसूस किया कि एक इन असुविधाओं का अंत होना चाहिए और थोड़ी सी सुव्यवस्था बननी चाहिए। तो लोगों ने इस परेशानी से बचने के लिए लोग इकट्ठा हुए और एक समझौता किया। ये हमने स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। स्क्रीन पर हमने लिखा हुआ है कि प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं से राहत पाने के लिए मनुष्य ने समझौते से राज्य का निर्माण किया। और ये जो लॉक का समझौता था, ये सभी व्यक्तियों के साथ था। और इसमें व्यक्तियों ने क्या किया कि इन्होंने अपनी सुविधा के लिए कुछ अधिकार बाकी सभी व्यक्तियों को, जो यूनाइटेड रूप से सभी व्यक्ति थे, मतलब संपूर्ण समाज को उन्होंने सौंप दिए। सारे अधिकार नहीं, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि लॉक ने सारे नहीं बल्कि कुछ अधिकार संपूर्ण समाज को सौंप दिए, ये बात कही है। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारों का जिन अधिकारों का परित्याग किया वो थे जो अब तक वो करता था कि स्वयं कानून की व्याख्या करता था, वो त्यागा उसने। उसे खुद ही क्रियान्वित करते थे लोग प्राकृतिक अवस्था में, उसे त्यागा। और उल्लंघनकारी व्यक्ति को दंड भी खुद ही देते थे, तो वो भी त्यागा। और इन चीज़ों को त्याग करके उन्होंने अपने इन अधिकारों को त्याग करके संपूर्ण समाज को सौंप दिया, हैंड ओवर कर दिया। इस तरह से उन्होंने समझौता किया। पर कुछ लॉक इसके लिए फेमस हैं, लॉक प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के लिए फेमस हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने सारे अधिकार नहीं सौंपे, बल्कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों को व्यक्तियों ने अपने पास ही रखा, उसको संपूर्ण समाज को नहीं सौंपा। और ये जो समझौता हुआ, इससे उसको व्यक्तियों ने जो अपने अधिकार दिए, अपना जो कुछ भी संपूर्ण समाज को अर्पित किया, उसके बदले उसको ज़्यादा सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। मतलब एक शासन स्थापित होने का जो माहौल बना, उसमें उसे ज़्यादा सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। अब लॉक के लिए लॉक संभवतः 2 समझौतों की बात करता है, हॉब्स एक ही समझौते की बात करता है। लॉक के लिए डाउट है, इसकी विद्वान अलग अलग व्याख्या करते हैं, पर मोटे तौर पर हमें दिखाई देता है कि लॉक 2 समझौतों की बात करता है। पहला समझौता प्राथमिक समझौता, जिसमें सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार संपूर्ण समाज को सौंप दिए थे, जिसका जिक्र हमने अभी किया। पर लॉक इसके बाद भी एक दूसरे गौण समझौते की बात करता है, एक अन्य छोटे गौण समझौते की बात करता है। गौण मतलब जिसका कम इम्पोर्टेंट है वो जो समझौता, वो भी हुआ और इसके द्वारा समाज ने वो अधिकार जो अभी तक हासिल किए थे उसने व्यक्तियों से, उसको उसने एक सरकार या शासन को सौंप दिया ताकि वो
इस व्यवस्था को संभाले और सुव्यवस्था स्थापित हो। तो इस दूसरे समझौते में सरकार भी एक पक्ष थी, समझौते में, इसलिए वो अब यहाँ पर बाध्य भी थी, वो एक पक्ष थी। इस तरह से इन समझौते के उपरांत लॉक कहता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई। एक समझौता जिसमें व्यक्तियों ने अपने कुछ अधिकार संपूर्ण समाज को सौंप दिए, ये तो उसका मुख्य समझौता था, मूल समझौता, प्राथमिक समझौता। एक और समझौता हुआ बाद में जिसमें उस संपूर्ण समाज ने उन अधिकारों को एक सरकार को सौंप दिया ताकि वो व्यवस्था को बनाए, व्यवस्था को चलाए। और इस तरह से इन दो समझौतों के उपरांत राज्य की स्थापना हुई, ऐसा लॉक मान के चलते हैं। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लॉक का ये जो सामाजिक समझौता था, इसमें थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताएं और जान लेते हैं। कि हम पहली बात यहाँ हम पहले बिंदु में देख रहे हैं कि व्यक्ति इस समझौते के द्वारा अपने सभी अधिकार नहीं त्यागता। ये हम अभी भी जिक्र कर चुके हैं कि वो संपूर्ण अधिकार नहीं त्यागता, बल्कि कुछ अधिकार, मतलब 3 अधिकार जिनको प्राकृतिक अधिकार में वो लॉक गिनता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को वो समाज को नहीं सौंपता है। दूसरी बात जो हमने यहाँ इस स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि ये अधिकार किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह को न दिए जाकर संपूर्ण समाज को दिए गए। इस समझौते में लॉक बता रहा है कि उसने व्यक्तियों ने अपने जो अधिकार संपूर्ण समाज को सौंपे हैं, एक तरह से सभी व्यक्तियों को सौंपे हैं, किसी एक अलग संस्था या किसी एक व्यक्ति को। जैसे हमने हॉब्स में देखा था कि वहाँ हॉब्स ने तो बताया था कि सारे अधिकार उन्होंने एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह को सौंप दिए थे, जिसको उसने लेवियाथन का नाम दिया था, लेवाइथन का। बट यहाँ लॉक ये बात नहीं कर रहा है, वो सभी व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकार संपूर्ण समाज को सौंपे हैं, जिसका खुद भी वो एक पार्ट है। तीसरी विशेषता यहाँ दिखाई दे रही है कि समझौते से उत्पन्न संप्रभु हॉब्स के संप्रभु की तरह निरंकुश नहीं है, हो भी नहीं सकता था वो, क्योंकि वो प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों से बाध्य है, क्योंकि व्यक्तियों ने सारे अधिकार संपूर्ण समाज को नहीं सौंपे हैं, राज्य को नहीं सौंपे हैं। उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों को तो अपने पास रखा ही है, तो उन अधिकारों से तो राज्य बंधा हुआ है, वो निरंकुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन अधिकारों का एक्सप्लोरेशन वो नहीं कर सकता है, उन अधिकारों का उल्लंघन वो नहीं कर सकता है, उनको नहीं छीन सकता है। और प्राकृतिक कानून से भी बंधा हुआ है, क्योंकि उसके पास सिर्फ प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति मौजूद है, उनको क्रियान्वित करने की और उनका उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति मौजूद है। या हॉब्स से लॉक का जो संप्रभु है वो बहुत डिफरेंट दिखाई देता है। हॉब्स ने तो बहुत निरंकुश संप्रभु की रचना की थी, जिसके आदेश ही कानून होते थे, जबकि लॉक एक अलग तरह की बात करता है। चौथी विशेषता यहाँ पर हमें लॉक के सामाजिक समझौते की दिखाई दे रही है कि ये समझौता सर्वसम्मति से हुआ है। ये समझौता सर्वसम्मति से हुआ है, जन इच्छा पर आधारित है, और कोई भी व्यक्ति बिना सहमति के इस नवीन समाज में प्रविष्ट नहीं हो सकता। सहमति ही विश्व में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है, ऐसा लॉक का मानना था। लॉक इसके लिए फेमस है कि वो राज्य का आधार सहमति बताता है। अब ये लॉक जो बात कर रहा है कि बिना सहमति के इस नवीन समाज में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा, तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि बार बार समझौता, क्या हर व्यक्ति समझौता करेगा, तो ये तो बहुत विचित्र हो जाएगा। तो पर लॉक इसका जवाब खुद ही देता है कि वो कहता है कि यदि आगामी पीढ़ी वयस्क होने पर अपने देश के सरकार की सेवाओं को स्वीकार करती है किसी भी रूप में, तो मानना चाहिए कि उन्होंने उस समझौते को, जो पहले कभी पूर्व में हो चुका है, उसको मान्यता प्रदान करती है, और वो फिर ऑटोमेटिकली उस समझौते का पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस समझौते का आधार सर्वसम्मति है, सबकी सहमति से ये राज्य बना है, ऐसा लॉक का मानना है। पांचवी एक और चीज हमें इस समझौते में दिखाई देती है कि इस समझौते में बहुमत के शासन का सिद्धांत अनिवार्यतः निहित है, ऐसा लॉक कहता है। ऐसा लॉक ने कहा कि सर्वसम्मति से भले ही ये बना है इस समझौते में, पर इसके साथ ही बहुमत के शासन का सिद्धांत भी निहित है, क्योंकि अदरवाइज व्यवस्था
संचालन कैसे होगा, तो एक प्रैक्टिकल सा नियम लॉक ने इसमें डाला है कि ये व्यवस्था संचालन के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसमें ऑटोमेटिकली बहुमत का शासन का समावेश है। छठी बात, लॉक खुद कहते हैं कि एक बार होने के बाद समझौता कभी रद्द नहीं होता, ये हमेशा के लिए हो गया है। एक ही बार हुआ था पर ये हर पीढ़ी के लिए हमेशा के लिए हो चुका है। और ये हम पहले भी जिक्र कर चुके कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी भी फॉर्म में सरकार की सेवाओं को स्वीकार कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली उस समझौते को मान्यता प्रदान कर देता है। तो इस तरह से हम लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को देख चुके हैं कि किस तरह से राज्य की स्थापना लॉक मानता है। सभी व्यक्तियों से समझौता किया, जिसमें सभी व्यक्तियों ने मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने अपने कुछ अधिकारों को छोड़ करके, मतलब जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को छोड़ करके बाकी सभी अधिकार संपूर्ण समाज को सौंप दिए। फिर उस संपूर्ण समाज ने एक और छोटा समझौता किया, गौण समझौता किया, और उसके थ्रू उन्होंने सरकार को वो अधिकार सौंप दिए और ये डील की कि आप शासन करें और व्यवस्था बनाएं, और इस तरह से समझौता संपन्न हुआ और राज्य की स्थापना हुई। कुछ चीज़ों को लेकर के लॉक के समझौते की आलोचना की जा सकती है। पहली आलोचना हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आलोचना में पहली बात हमने लिखी हुई है कि लॉक इस संबंध में ही स्पष्ट नहीं है कि समझौता एक हुआ या दो, इसको लेकर के कन्फ्यूजन है। और कुछ विद्वान जैसे सेबाइन और वाहन दो मानते हैं, पर बारकर डिनाई करता है, वो कहता है नहीं, एक ही समझौते की बात लॉक करता है। तो ये बार बार अलग अलग स्टेटमेंट्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिखाई देता है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं दिखाई देता है। दूसरी आलोचना की जाती है लॉक के सामाजिक समझौते की कि समझौते का आधार सहमति मानना पूर्णतः सत्य नहीं है। राज्य तो शक्ति के बल पर भी बनते बिगड़ते हैं, ऐसा इतिहास में देखा गया है, और अभी भी हम देखते हैं कि राज्य केवल सहमति से ही नहीं चलता, शक्ति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। राज्य शक्ति का प्रयोग ना करे तो शायद चलना मुश्किल हो जाए। तीसरी आलोचना की जाती है लॉक की कि वो मानव स्वभाव की एक पक्षीय व्याख्या करता है, कि उसको पूरी तरह से वो बुद्धिमान और विवेकमय और पूरी तरह से सहयोगी और शांति प्रेमी बताता है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली हम नहीं देखते हैं। दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, कुछ अच्छे लोग पाए जाते हैं, कुछ बुरे लोग भी पाए जाते हैं। तो वो एक ही तरह से चित्रण जो करता है वो गलत दिखाई देता है, एक पक्षी दिखाई देता है। चौथी बात जो उसके गलत दिखाई देती है कि राजनीतिक जीवन से पूर्व वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जिसका लोग उपभोग कर रहे थे, लोग प्राकृतिक कानूनों से अनुशासित हो रहे थे। तो ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि एक राज्य से पूर्व इस तरह की स्थिति की कल्पना बहुत विचित्र और अजीब लगती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स को लेकर के लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचना की जा सकती है। थैंक यू।